नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +2 की फिजिक्स करवा रहा हूँ, ठीक है। और आज जो अपना टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर। ठीक है। इसी टॉपिक के साथ आपकी फर्स्ट फिजिक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। शुरुआत के जो 10 चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट फिजिक्स के, उसमें 27 नंबर का काम जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट फिजिक्स का लास्ट टॉपिक आपके आता है, जो टॉपिक है आपका ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर देखिए क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती संकेत की वोल्टता को क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। यानी इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, जो आपके पास में प्रत्यावर्ती संकेत होता है उस प्रत्यावर्ती संकेत की वोल्टता को आप लोग क्या कर सकते हो, प्रत्यावर्ती संकेत की वोल्टता को परिवर्तित कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपके पास में ट्रांसफार्मर होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपकी आती है कि ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। अन्योन्य प्रेरण, इस अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर जो है वो ट्रांसफार्मर कार्य करता है। अगर आपसे पूछा जाए ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर जो है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आगे देखिए इसके, अब आता है ट्रांसफार्मर की रचना, कि ट्रांसफार्मर जो है इसकी बनावट किस प्रकार की होती है। ट्रांसफार्मर की रचना या ट्रांसफार्मर की बनावट, तो इसके अंदर अपने पास में क्या होती है, आयताकार या अन्य प्रकार की नरम लोहे की पटली क्रोड होती है, जो नरम लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है। और इनके मध्य क्या कर दिया जाता है, विद्युत रोधी तांबे का तार जो है वो लपेट दिया जाता है और कुंडलियां जो है वो बना दी जाती है, ठीक है। तो देखिए कुछ इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। यानी इसमें क्या किया जाता है, आपके पास में आयताकार या अन्य प्रकार का नरम लोहे का पटलित क्रोड जो होता है, नरम लोहे की पटलित क्रोड की कुंडलियां आपके पास में होती है। इस प्रकार से आपके पास में क्या होता है, नरम लोहे की पटलित क्रोड आपके पास में होती है। और इन पत्तियों को अपने क्या किया जाता है, एक के ऊपर एक रख करके बनाया जाता है। ठीक है। और यहां पर इस तरीके से इसकी संरचना बनेगी। अगर आप लोग इसे सामने से देखोगे तो कुछ इस तरीके से इसकी संरचना बनेगी। ये कुछ इस प्रकार से आपके पास में ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से आपके पास में किसका डायग्राम होता है, ट्रांसफार्मर का डायग्राम होता है। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये क्या है, पटलित क्रोड है। ये जो सामने है ये क्या है, नरम लोहे की पटलित क्रोड है, पटलित क्रोड है। और यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, इसकी कुंडलियाँ लपेट दी जाती है। इस साइड द्वितीयक कुंडली है और इस साइड जो है आपके पास में प्राथमिक कुंडलियां हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास में संरचना होती है किसकी, ट्रांसफार्मर की। एक साइड इसमें प्राथमिक कुंडलियां हैं और दूसरी साइड आप लोग देख सकते हो कौन सी कुंडलियां हैं, द्वितीयक कुंडलियां हैं। और यहाँ पर तांबे के तार लपेट दिए जाते हैं। तो जिस साइड से प्रत्यावर्ती संकेत को निवेशित किया जाता है उसे अपने जाना जाता है प्राथमिक कुंडली के नाम से, और जिस साइड अपने प्रत्यावर्ती संकेत को प्राप्त किया जाता है उसे अपने जाना जाता है द्वितीयक कुंडली के नाम से। तो इस साइड आपके पास में प्राथमिक कुंडली है और दूसरी साइड जो है वो किस प्रकार की कुंडली है, द्वितीयक कुंडली है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये कैसी कुंडली है, तो ये प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली। और दूसरी साइड आपके पास में क्या है, द्वितीयक कुंडली है।
ये आपके पास में क्या है, द्वितीयक कुंडली है। तो एक साइड प्राथमिक कुंडली है और दूसरी साइड क्या है, द्वितीयक कुंडली है। ठीक है, अब देखिए आगे, अपने जिस साइड से क्या किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता को निवेशित करते हैं उसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं, और जिस साइड से अपने क्या किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता को प्राप्त किया जाता है उसे हम लोग जानते हैं द्वितीयक कुंडली के नाम से। और ट्रांसफार्मर में क्या होती है, आपके पास में आयताकार या अन्य आकृति की पटलित नरम लोहे की क्रोड होती है, यानी पटियां आपके पास में होती है जो एक के ऊपर एक रख करके बनाई जाती है। जैसे ये एक पट्टिका है, ये दूसरी है और ये अन्य पट्टिका है, इनको एक के ऊपर एक रख करके क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर का निर्माण किया जाता है। और इनके मध्य क्या कर दिया जाता है, इनके मध्य विद्युत रुद्ध कोई विद्युत रुद्ध पदार्थ जो है वो भर दिया जाता है। ठीक है, इनके मध्य जो है, जैसे एक पत्ती आपके पास में जो दूसरी पत्ती आ रही है, तो पहली पत्ती और जो दूसरी पत्ती है उसके मध्य क्या कर दिया जाता है, विद्युत रुद्ध पदार्थ को भर दिया जाता है। और एक साइड अपने क्या कर दिया जाता है, तांबे की कुंडलियां लपेट दी जाती है, और दूसरी साइड भी अपने क्या कर दिया जाता है, तांबे की द्वितीयक कुंडलियां लपेट दी जाती है जो विद्युत रुद्ध तांबे से बनी हुई होती है। अब देखिए, अब आता है इसका सिद्धांत और इसकी कार्य विधि। तो अब आता है इसका सिद्धांत और कार्यविधि। ये इसकी रचना आ जाती है, रचना। और अब आता है इसका सिद्धांत और इसकी कार्यविधि, सिद्धांत और कार्यविधि कि ये काम कैसे करता है। तो जब अपने क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली जो है, जैसे इस साइड वाली जो कुंडली है, इनमें क्या करते हैं हम लोग, प्रत्यावर्ती संकेत को निवेशित करवाते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जो है उसे निवेशित किया जाता है, तो धारा की वजह से यहाँ पर प्राथमिक कुंडली से जो है वो चुंबकीय फ्लक्स संबंध हो जाता है, और ये चुंबकीय फ्लक्स जो है वो जाकर के किससे संबंध हो जाता है, करोड़ से गुजरते हुए द्वितीयक कुंडलियाँ जो है उनसे जाकर के संबंध हो जाता है। जब धारा के मान में परिवर्तन आता है तब अपने पास में जो है वो प्राथमिक कुंडलियों के अंदर जैसे ही आप लोग क्या करोगे, धारा के मान में परिवर्तित करोगे, तो द्वितीय कुंडली से इससे संबंध फ्लक्स जो है, उस फ्लक्स के मान में क्या आता है, परिवर्तन आता है। और फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से जो लेंज और फैराडे का नियम है उसके हिसाब से विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, और आवृत्ति जो है वो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा की आवृत्ति जो है वो द्वितीय कुंडली में प्रवाहित धारा की आवृत्ति के बराबर होती है। मान लेते हैं कि प्राथमिक कुंडली जो है उसमें फेरों की संख्या कितनी है, प्राथमिक कुंडली के अंदर फेरों की संख्या Np है और द्वितीय कुंडली के अंदर फेरों की संख्या Ns है। प्राथमिक कुंडली में निवेशित वोल्टता Vp है, द्वितीय कुंडली में जो प्राप्त वोल्टता आपके पास में वो कितनी है, वो Vs है। ठीक है, तो किसी समय स्मॉल टी की अगर अपने बात करें तो द्वितीय कुंडली के सिरों पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसका मान कितना होगा, तो उसका मान आपके पास में होगा ES इक्वल माइनस NS d∅dt होगा। ठीक है, ES बराबर कितना होगा, माइनस का NS d∅dt होगा। और प्राथमिक कुंडली में स्व प्रेरण के कारण भी क्या होगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, जिसे अपने क्या कहते हैं, पश्च विद्युत वाहक बल के नाम से जानते हैं। ये कितना होगा, Np/d∅dt होगा। तो ये NES और EP की दो समीकरणें आपको प्राप्त हो जाती है। और आपको पता है कि जो आपके पास में प्राथमिक कुंडली में द्वितीय कुंडली में जो विद्युत वाहक बल है वो द्वितीय कुंडली के अंदर वोल्टता के बराबर होगा, और प्राथमिक कुंडली के अंदर जो विद्युत वाहक बल है वो प्राथमिक कुंडली में जो वोल्टता आप लोग प्रेरित कर रहे हो उस Vp के बराबर होगा। तब आपके पास में ES जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, VS माइनस NS d∅dt के बराबर आ जाएगा। और EP जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, VP माइनस NP d∅dt के बराबर आ जाएगा। तो ये आपके पास में VS और NP इन सब के मान जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। आगे देखिए आप लोग इसमें, अब अपने समीकरण 1 और 2 की सहायता से क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 और 2 की सहायता से एक दूसरे में आप लोग अगर भाग लगाते हो, जैसे ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 में 2 का अगर आप लोग भाग लगाते हो तब देखिए क्या आएगा, अगर अपने क्या कर देते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगा देते हैं तो आपके पास में एक तो ये आएगा, यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तब आपके पास में आता है VS/VP बराबर NS/NP। ये मान जो है आपके पास में प्राप्त हो जाता है, VS/VP बराबर NS/NP। और अगर ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि को नगण्य माना जाए तो द्वितीय कुंडली के सिरों पर जो शक्ति होगी वो किसके बराबर होगी, प्राथमिक कुंडली से जो आप लोग शक्ति दोगे उस शक्ति के बराबर होगी। शक्ति P इक्वल VI शक्ति का सूत्र होता है। तो द्वितीय कुंडली के सिरों पर जो आपको शक्ति प्राप्त होगी वो किसके बराबर होगी, प्राथमिक कुंडली के सिरों पर दी गई शक्ति के बराबर होगी। कब,
जब ऊर्जा हानि क्या हो, नगण्य हो। यानी अगर ट्रांसफार्मर से ऊर्जा की हानि आपके पास में क्या हो, नगण्य हो, तो प्राथमिक कुंडली के सिरों पर जितनी आप लोग शक्ति देते हो उतनी की उतनी शक्ति आपको जो है वो द्वितीयक कुंडली के सिरों पर प्राप्त हो जाती है। इस कंडीशन के अंदर ये मान जो है आपका संतुष्ट हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि जो VS बटा VP है वो किसके बराबर है, IP बटा IS के बराबर है। और ये मान अगर आप लोग इस समीकरण में रख देते हो तब आप लोग देख सकते हो आपके पास में बनता है VS VP बराबर NS बटा NP बराबर IP बटा IS। ये वाला मान जो है आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये मान जो है हमें प्राप्त हो जाता है VS बटा VP का। अब आता है आपके पास में ट्रांसफार्मर के प्रकार कि ट्रांसफार्मर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के ट्रांसफार्मर अपने होते हैं, एक होता है उत्साही ट्रांसफार्मर और एक होता है अपचाही ट्रांसफार्मर। तो दो प्रकार के ट्रांसफार्मर अपने होते हैं, एक होता है उत्साही ट्रांसफार्मर और एक होता है अपचाही ट्रांसफार्मर। ठीक है, दो प्रकार के ट्रांसफार्मर हमारे पास में होते हैं, एक होता है उत्साही ट्रांसफार्मर और दूसरे प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होता है वो कैसा होता है, अपचाही ट्रांसफार्मर होता है। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर देखते हैं उत्साही ट्रांसफार्मर को। तो जो उत्साही ट्रांसफार्मर आपके पास में होता है, इसके अंदर जो द्वितीयक कुंडली होती है उसके अंदर जो फेरे होते हैं, द्वितीयक कुंडली जो होते हैं उसमें फेरों की संख्या NS जो है वो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से क्या होती है, ज़्यादा होती है। आई बात समझ में। यानी जो उत्साही ट्रांसफार्मर होता है इसकी जो द्वितीयक कुंडली होती है उसके अंदर फेरों की संख्या ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से। यानी NS जो है वो क्या होता है, NP से बड़ा होता है। दूसरा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अगर ये है तो ये जो फॉर्मूला आपके पास में आया है इससे आप लोग देख सकते हो कि जो आपके पास में द्वितीयक कुंडली है उसके अंदर जो आपके पास में वोल्टता है वो प्राथमिक कुंडली की वोल्टता से क्या है, ज़्यादा है। यानी यहाँ पर वोल्टता जो है, वोल्टता के मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। द्वितीयक कुंडली जो है, इस द्वितीयक कुंडली के अंदर जो आपको वोल्टेज प्राप्त हो रही है वो ज़्यादा है और प्राथमिक कुंडली जो है उसके सिरों पर वोल्टेज क्या है, आपको कम प्राप्त हो रही है। दूसरा, धारा जो है, धारा के अंदर आप लोग देख सकते हो कि जो प्राथमिक कुंडली है इसके सिरों पर धारा का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ से आप लोग देख सकते हो फेरों की संख्या की क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर आप लोग क्या देख सकते हो कि जब फेरों की संख्या द्वितीयक कुंडली में ज़्यादा होती है तब वोल्टता ज़्यादा होती है परंतु धारा का मान क्या होता है, कम होता है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम किस नाम से जानते हैं, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को जानते हैं हम लोग उत्साही ट्रांसफार्मर के नाम से। अब अपने पास में आता है अपचाही ट्रांसफार्मर। जो अपचाही ट्रांसफार्मर हमारे पास में होता है इसके अंदर प्राथमिक कुंडली के अंदर फेरों की संख्या होती है ज़्यादा और द्वितीयक कुंडली जो है उसमें फेरों की संख्या क्या होती है, कम होती है। यानी अपचाही ट्रांसफार्मर के अंदर प्राथमिक कुंडली के अंदर फेरों की संख्या ज़्यादा होती है और द्वितीयक कुंडली के अंदर फेरों की संख्या कम होती है। इसी हिसाब से आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर प्राथमिक कुंडली जो है इसमें वोल्टेज जो आप लोग दोगे उसका मान ज़्यादा होगा और द्वितीयक कुंडली जो है उसके सिरों पर वोल्टता का मान क्या होता है, कम होता है। यानी यहाँ पर प्राथमिक कुंडली के सिरों पर वोल्टता ज़्यादा होगी और द्वितीयक कुंडली जो है इसके सिरों पर वोल्टता का मान होगा कम। दूसरा, यहाँ जो करंट है, यहाँ करंट कम होगा प्राथमिक कुंडली में और द्वितीयक कुंडली जो है उसके सिरों पर करंट का मान ज़्यादा होगा। इस सूत्र के हिसाब से देख सकते हो आप लोग ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर वोल्टेज के हिसाब से देखो तो उत्साही और अपचाही को आप लोग देख सकते हो। उत्साही ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्राथमिक कुंडली में कम वोल्टेज होती है और द्वितीयक कुंडली जो होती है उसमें वोल्टता का मान ज़्यादा होता है। परंतु अपचाही ट्रांसफार्मर के अंदर प्राथमिक कुंडली के अंदर वोल्टता ज़्यादा होती है और द्वितीयक कुंडली के अंदर वोल्टता कम होती है। ठीक है, यहाँ द्वितीयक में ज़्यादा होती है, यहाँ प्राथमिक में ज़्यादा होती है। तो ये आपके पास में दो प्रकार के ट्रांसफार्मर थे। अब आता है अपने पास में ट्रांसफार्मर की दक्षता। देखिए आगे इसमें टॉपिक, अगला टॉपिक आता है ट्रांसफार्मर की दक्षता। ट्रांसफार्मर की दक्षता
तो जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है, आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 100%। ठीक है, जो आपके पास में आदर्श ट्रांसफार्मर होता है उसकी दक्षता कितनी होती है? 100% होती है। आदर्श ट्रांसफार्मर में आप लोग इनपुट में जितनी वोल्टेज देते हो, जितनी शक्ति आप लोग प्राथमिक कुंडली के सिरों पर देते हो, उतनी की उतनी शक्ति जो है आपको प्राप्त हो जाती है द्वितीयक कुंडली के सिरों पर। तो इस प्रकार का जो ट्रांसफार्मर है इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा की हानि नहीं होती। और यहाँ जो आपके पास में दक्षता का मान आता है, ये दक्षता का मान कितना आता है? 100% आता है। ठीक है, परंतु व्यवहारिक रूप से अपने पास में जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें कुछ ना कुछ ऊर्जा की हानि अवश्य हो जाती है। तो देखिए अपनी टॉपिक ट्रांसफार्मर की दक्षता। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता है द्वितीयक कुंडली के सिरों पर प्राप्त शक्ति बटा प्राथमिक कुंडली के सिरों पर प्राप्त दी गई शक्ति गुना 100। तो दक्षता किसके बराबर आएगी? दक्षता आएगी द्वितीयक कुंडली के सिरों पर प्राप्त शक्ति बटे प्राथमिक कुंडली के सिरों पर दी शक्ति गुना 100। ठीक है, गुना क्या करना है? आपको 100 करना है, जिससे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? इसका प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। और मैंने आपको बताया है कि व्यवहारिक रूप से जो आपके पास में ट्रांसफार्मर होते हैं ये आदर्श ट्रांसफार्मर नहीं होते हैं, इनकी दक्षता जो है वो 100% नहीं होती है। कुछ ना कुछ ऊर्जा के रूप में यहाँ पर क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। तो ये आपके पास में क्या होती है? ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता का मतलब है द्वितीयक कुंडली के सिरों पर प्राप्त शक्ति बटा प्राथमिक कुंडली के सिरों पर दी गई शक्ति गुना 100। तो ये आपके पास में सूत्र बनता है किसका? ट्रांसफार्मर की दक्षता का। अब आता है ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर आपके पास में होता है इसकी ऊर्जा की हानि किस प्रकार से होती है? ऊर्जा की हानि किसमें? ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि। तो ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें ऊर्जा की कुछ ना कुछ क्या होती है? हानि होती है। मैंने आपको अभी बताया है कि जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है उसकी दक्षता 100% होती है, परंतु जो व्यवहारिक ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी दक्षता जो है वो 100% नहीं होती है। कुछ ना कुछ ऊर्जा की क्या हो जाती है? आपके पास में हानि हो जाती है। तो कौन कौन सी ऊर्जा हानियाँ आपके पास में होती है? तो सबसे पहले जो ऊर्जा हानि आती है वो आती है ताम्र हानि। ठीक है, जो सबसे पहले हानि आती है वो कौन सी हानि आती है? वो आती है ताम्र हानि। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियाँ जो है वो हम लोग किससे बनाते हैं? वो हम लोग बनाते हैं तांबे के तार से, तांबे के तार से। ठीक है, तो अपने जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों को किससे बनाया जाता है? तो आपको इसके अंदर ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक जो कुंडलियाँ होती है उनको बनाया जाता है तांबे के तार से। तांबा जो होता है आप लोग जानते हो विद्युत का चालक होता है, और इसका प्रतिरोध जो होता है, इसका प्रतिरोध कितना होता है? इसका प्रतिरोध होता है अलग। इसका प्रतिरोध कितना होता है? इसका प्रतिरोध होता है अलग। पर ध्यान रखोगे इसका प्रतिरोध अलग होता है परंतु शून्य नहीं होता है। ठीक है, यानी ये जो ट्रांसफार्मर के अंदर आप लोगों ने तांबा लगा रखा है तो आप जानते हो कि तांबा जो है उसका प्रतिरोध अलग होता है परंतु शून्य नहीं होता है। इसलिए जूल के उसमें प्रभाव के कारण जो आपके पास में H = I²R होता है, I²RT जो हम लोग उसमें के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, उस हिसाब से यहाँ पर क्या होती है? ऊर्जा की हानि होती है। तो यहाँ पर जो आपके पास में ऊर्जा की ये हानि आती है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग जानते हैं ताम्र हानि के नाम से। दूसरा देखिए आपके पास में क्या आता है? दूसरा आता है बंवर धारा हानि। ठीक है, बंवर धारा हानि। तो जो ट्रांसफार्मर की क्रोड होती है इसमें बंवर धाराओं के रूप में क्या होता है? बंवर धारा के रूप में हानि, बंवर धारा के कारण हानि, बंवर धारा के रूप में हानि। तो ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाती है? बंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि इनको एक बंद क्षेत्रफल जो है वो मिल जाता है और उसकी वजह से क्या होता है? बंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है। और 9वें चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था कि बंवर धाराएं क्या होती है? वास्तविक विद्युत धाराएं होती है जिनकी वजह से ऊर्जा की क्या होती है? हमेशा हानि होती है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो ये क्रोड होती है इनकी वजह से क्या होती है? यहाँ पर ऊर्जा की हानि होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर बंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है और बंवर धाराएं वास्तविक विद्युत धाराएं होती है
के जो चक्राकार विद्युत धाराएं होती है इनकी वजह से ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। तो अपने पास में जो ताम्र हानि है, ताम्र हानि को कम करने के लिए अपने क्या काम में लिया जाता है, तांबे के तार को काम में लिया जाता है, परंतु तांबे का तार कैसा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। ठीक है, मोटे तांबे के तार को क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। ध्यान रखना ताम्र हानि होती है किसकी वजह से, तांबे के तार की वजह से ही, परंतु इसे कम कैसे किया जा सकता है, तो इसे कम करने का तरीका है तांबे का मोटा तार जो है वो काम में लेना। दूसरे प्रकार की जो ऊर्जा हानि आती है वो कौन सी थी, भंवर धाराएं थी। भंवर धाराओं की वजह से ऊर्जा हानि को कम करने के लिए क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर की क्रोड जो है वो कैसी बनाई जाती है, पटलित क्रोड बनाई जाती है। ध्यान रखना एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर ये साथ में पूछा जाएगा कि विभिन्न प्रकार की उष्मा हानियों के नाम लिखिए तथा उनको कम करने के उपाय लिखिए। तो कम करने के उपाय भी आपको साथ में बतानी पड़ेगी। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, तांबे का मोटा तार काम में ले सकते हो, और इसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, पटलित नरम लोहे की क्रोड को काम में ले सकते हो। तीसरे प्रकार की जो इसमें ऊर्जा हानि आती है वो आती है शैथिल्य हानि। ठीक है, शैथिल्य हानि जो है ये देखिए इसका क्या मतलब है, शैथिल्य हानि 8वें चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था शैथिल्य अयास के बारे में। तो शैथिल्य हानि का मतलब भी क्या होता है, ये भी आप जानते हो कि एक बार अगर आप लोग क्या करते हो, चुंबक बनाते हो किसी भी चुंबकीय पदार्थ को, तो चुंबक बनाने के लिए आप लोग क्या करते हो, उसे ऊर्जा देते हो, और जब आप लोग उसका विचुंबकन करते हो तब आप लोग फिर से क्या करते हो, उससे ऊर्जा प्राप्त करते हो। यानी चुंबकन जो प्रक्रिया होती है उसमें ऊर्जा दी जाती है और विचुंबकन में वो अपने को ऊर्जा देता है। परंतु हर बार अपने देखते हैं कि चुंबकन के समय जो ऊर्जा देते हैं वो ऊर्जा ज़्यादा होती है, और विचुंबकन के समय जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। इस हानि को हम लोग किस नाम से जानते हैं, शैथिल्य हानि के नाम से जानते हैं। यहाँ भी ऐसा होगा, जो क्रोड होगी वो बार बार चुंबकित होगी और बार बार वो क्या होगी, विचुंबकित होगी, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ऊर्जा की हानि होगी। उस हानि को हम लोग किस नाम से जानते हैं, शैथिल्य हानि के नाम से जानते हैं। और इसे कम करने का क्या उपाय है, इसे कम करने का उपाय है नरम लोहे की क्रोड। नरम लोहे की क्रोड, यानी नरम लोहे की क्रोड को काम में लेकर के आप लोग क्या कर सकते हो, इस शैथिल्य हानि को कम कर सकते हो। तो शैथिल्य हानि को कम करने का क्या उपाय है, शैथिल्य हानि को कम करने का उपाय है नरम लोहे की क्रोड को काम में लेना। नरम लोहे की क्रोड को काम में लेकर के आप लोग क्या कर सकते हो, इस प्रकार की ऊर्जा हानि को कम कर सकते हो। और चौथा जो आपके पास में इसमें आता है वो आता है फ्लक्स क्षरण। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स क्षरण के कारण होने वाली हानि। चुंबकीय फ्लक्स क्षरण, चुंबकीय फ्लक्स क्षरण के कारण होने वाली ऊर्जा की हानि। चुंबकीय फ्लक्स क्षरण के कारण होने वाली हानि को देखिए तो अपने पास में जो प्राथमिक कुंडली होती है उसके अंदर अपने क्या कर रखा है, जो लोहे की ये तांबे की जो हम लोगों ने क्या कर रखे हैं, तार लपेट रखे हैं। इन तांबे के तार को लपेटने की वजह से यहाँ पर क्या हो रही है, चुंबकीय फ्लक्स क्षरण में हानि हो रही है। यानी चुंबकीय फ्लक्स जो है उसका क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। वजह क्या है कि हम लोगों ने जो तांबे का तार लपेट रखा है, ये तार लपेट तो रखा है हम लोगों ने तार, परंतु इनके बीच में क्या बच जाती है, कुछ एक खाली जगह बच जाती है। जैसे यहाँ पर आपने लगातार तार लपेट दिए, परंतु बीच में क्या बच जाती है, इनके खाली जगह बच जाती है। यानी यहाँ पर भी कुछ खाली जगह बच जाएगी और दूसरी तरफ भी कुछ एक खाली जगह बच जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, प्राथमिक कुंडली के अंदर जितना चुंबकीय फ्लक्स संबंध होगा उतना का उतना द्वितीय कुंडली जो है उससे चुंबकीय फ्लक्स जो है वो संबंध नहीं हो पाएगा। यानी प्राथमिक कुंडली जो है इसका संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स जो है वो द्वितीय कुंडली से संबंध नहीं हो पाएगा। कुछ से एक वायु की रिक्तिकाएं यहाँ पर बच जाएगी। इसे कम करने के लिए क्या किया जाता है, इसे कम करने के लिए जो कुंडलियां हम लोग लेते हैं, प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियां जो लेते हैं, उन कुंडलियों को ऊपर क्या कर दिया जाता है, एक दूसरे के ऊपर लपेट करके हम लोग निर्माण करते हैं। यानी अपने प्राथमिक और द्वितीय कुंडली को क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर लपेट देते हैं और एक दूसरे के ऊपर लपेट करके फ्लक्स क्षरण को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पर 4 प्रकार की उष्मा हानि आपके पास में आती है, ऊर्जा की हानि। एक आती है ताम्र हानि। ताम्र हानि को कम करने के लिए क्या किया जाता है, तांबे का तार लिया जाता है और तांबे का तार भी कैसा होता है, मोटा होता है। दूसरे प्रकार की जो हानि आपके पास में आती है वो भंवर धाराओं की वजह से होने वाली हानि आती है, और इस हानि को कम करने के लिए क्या किया जाता है, पटलित नरम लोहे की क्रोड को काम में लिया जाता है। यानी पट्टियों के रूप में आप लोग इन क्रोड्स को ले रहे हो। और तीसरी प्रकार की जो आपके पास में यहाँ पर आ रही है वो है शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि को कम करने के लिए क्या काम में ली जाती है, ये जो क्रोड हम लोगों ने लगा रखे हैं ये नरम लोहे की काम में ली जाती है। और चौथे प्रकार की जो आती है वो आती है चुंबकीय फ्लक्स क्षरण के कारण होने वाली हानि। ये जो हानि है इसे कम करने के लिए क्या किया जाता है, प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों को एक दूसरे के ऊपर लपेटा जाता है। ठीक है, आगे देखिए लास्ट टॉपिक इसमें जो आपका आता है वो आता है ट्रांसफार्मर के उपयोग।
देखिए ट्रांसफार्मर के उपयोग। तो सबसे पहले जो उपयोग आता है वो आता है विद्युत शक्ति वितरण में प्रतिबाधा सुमेलन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आता है विद्युत शक्ति वितरण में, विद्युत शक्ति वितरण में प्रतिबाधा सुमेलन में। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर जो है वो क्या काम में आता है, तो ट्रांसफार्मर सबसे ज़्यादा जो काम में आता है वो आता है विद्युत शक्ति वितरण जो अपने करते हैं, उसके अंदर जो प्रतिबाधा होती है। प्रतिबाधा क्या होती है ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसी चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पीछे वाली वीडियोस देख लेना। तो विद्युत शक्ति वितरण में अपने क्या किया जाता है, जो प्रतिबाधा सुमेलन होता है, यानी अलग अलग मान की जो प्रतिबाधाएं होती है उनके मध्य क्या किया जाता है, उनको जोड़ने के लिए ट्रांसफार्मर को काम में लिया जाता है। यानी दो जगह की प्रतिबाधा आपके पास में अलग अलग है, उन प्रतिबाधाओं के सुमेलन के लिए क्या करते हैं, उनके मध्य में ट्रांसफार्मर को काम में लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये उपयोग इसका आ जाता है। दूसरा उपयोग देखिए, जो सर्वे आवर्ती के ट्रांसफार्मर आपके पास में होते हैं उनका कहाँ पर उपयोग किया जाता है। जो सर्वे आवर्ती ट्रांसफार्मर है, सर्वे आवर्ती ट्रांसफार्मर है, सर्वे आवर्ती ट्रांसफार्मरों का कहाँ पर उपयोग किया जाता है, तो इनका उपयोग किया जाता है टीवी, रेडियो आदि में। टीवी, रेडियो आदि जो उपकरण आपके पास में होते हैं, टीवी, रेडियो, टेलीफोन आदि जो उपकरण आपके पास में, टेलीफोन भी इसी में आ जाता है सर्वे आवर्ती के ट्रांसफार्मरों में। तो इन सब में क्या किया जाता है, आदि में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो टीवी, रेडियो या टेलीफोन हमारे पास में जो उपकरण है, इनमें किसे काम में लिया जाता है, इनमें काम में लिया जाता है सर्वे आवर्ती के ट्रांसफार्मरों को। यानी सर्वे आवर्ती ट्रांसफार्मर जो है अपने काम में आते हैं कहाँ, जो टीवी, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन आदि जो उपकरण आपके पास में होते हैं। तीसरा और लास्ट जो उपयोग आता है वो आता है दूरस्थ स्थानों तक जब अपने क्या करते हैं, विद्युत शक्ति का स्थानांतरण करते हैं। तो अधिक वोल्टता पर अपने क्या करते हैं, कम मान की धारा काम में लेते हैं। यानी तीसरा जो उपयोग आता है वो आता है दूरस्थ स्थानों पर विद्युत शक्ति के वितरण के लिए। ठीक है, तो तीसरा क्या आता है, दूरस्थ स्थानों तक या दूरस्थ स्थानों पर विद्युत शक्ति वितरण में। दूरस्थ स्थानों तक विद्युत शक्ति वितरण में जो है वो अपने क्या किया जाता है, इन ट्रांसफार्मरों को काम में लिया जाता है। देखिए दूरस्थ स्थानों तक जो विद्युत स्थानांतरण होता है, इसके लिए मैंने आपको 5वें चैप्टर के बिल्कुल लास्ट के अंदर कुछ एक बातें बताई थी कि जो अपने दूरस्थ स्थान होते हैं वहाँ तक अगर अपने क्या करना होता है, विद्युत शक्ति को भेजना होता है, तब अपने अगर ज़्यादा शक्ति भेजेंगे तभी वो आगे पहुंच पाएगी। यानी ज़्यादा शक्ति को जो आप लोग भेजोगे तब कुछ एक ऊर्जा की हानि होकर के लास्ट में आवश्यक शक्ति आपके पास में पहुंचेगी। इसके लिए आपके पास में दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप वोल्टेज ज़्यादा कर दो या करंट को आप लोग ज़्यादा कर दो। परंतु I²RT जो आपके पास में फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप लोग धारा को ज़्यादा करोगे तो ऊर्जा की हानि क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए अपने क्या किया जाता है, उच्च वोल्टता तथा कम धारा पर क्या किया जाता है, विद्युत शक्ति को आगे भेजा जाता है। यानी वोल्टता तो रखी जाती है ज़्यादा और धारा को क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है, ताकि I²RT वाला जो फॉर्मूला है उस हिसाब से ऊर्जा या ऊष्मा की हानि जो है वो अपने पास में कम से कम हो। इसलिए क्या किया जाता है, इसलिए अपने ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो है, इस ऊंचाई ट्रांसफार्मर को काम में लिया जाता है। ठीक है, यानी इससे अपने क्या करते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर को काम में लेकर के वोल्टता ज़्यादा करते हैं और करंट को कम करते हैं और दूरस्थ स्थानों तक शक्ति को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास में लास्ट टॉपिक था फर्स्ट फिजिक्स का, ट्रांसफार्मर। और इसके साथ में आपकी जो 5वीं यूनिट थी जिसके अंदर अपने एक तो विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स जो थे उनको हम लोगों ने पढ़ा था, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण चैप्टर, और एक प्रत्यावर्ती धारा को, जो आपके कंप्लीट होते हैं।